हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। जैसे कि हम लोग ने नया सेशन स्टार्ट किया है जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के इतिहास के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे कि TGT, PGT, NVS, KVS, बिहार, TRE या फिर EMRS से रिलेटेड या फिर रेलवे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास से, NCERT सिलेबस से, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक वाइज उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं आज का टॉपिक पे। आज का टॉपिक है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो भोजन संग्रह से उत्पादन तक चैप्टर के जो भी प्रश्न बने हुए हैं इन प्रश्नों को आज देखेंगे। आते हैं क्वेश्चंस पे। खेती और पशुपालन की शुरुआत टॉपिक से क्वेश्चन है कि यानी इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है कि असल में आहड़ सूक्ष्म पाषाणी औजार पाषाणी कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ताम्र वस्तुओं का उपयोग करते थे। और कारण आर है कि आहड़ के लोग को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने के प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म कला अवगत थी। तो क्या ये नीचे ऑप्शंस है कि क्या ये दोनों कथन है या कोई एक कथन है। तो यहाँ मैं बता दूँ आप सभी को, क्वेश्चन लंबा है इसलिए डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है। दूसरा कथन जो है ये गलत दिया है। ऑप्शन ए कहता है कि असल में आहड़ सूक्ष्म पाषाणी औजार पाषाणी कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे। यह बिल्कुल सही कथन है, लेकिन ताम्र वस्तुओं का उपयोग वे लोग करते थे। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या भी दिया रहा है। व्याख्या है कि आहड़ पूरा पाषाण स्थल दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास, बेडच तथा आहड़ नदियों के किनारे स्थित थे, जिनकी खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। यहाँ यानी कि आहड़ पूरा स्थलों की खोज किसने किया था, क्वेश्चन पूछे तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ पूरा स्थलों की खोज की थी। आहड़ के निवासी अन्य पूरा स्थलों के समान सूक्ष्म पाषाणी औजार पाषाण कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे। प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग ताम्र निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे। ताम्र निर्मित वस्तुओं में सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठी, सलाका और पत्थरें प्राप्त हुई हैं। साथ ही अतः स्पष्ट है कि आहड़ के लोगों को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने के प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म की कला का ज्ञान था। इसलिए कथन ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई जीवन की ओर। अस्थाई जीवन की ओर चैप्टर से क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है कि भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग है। तो भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि कौन सी है? 8000 BC, 6000 BC या फिर नेक्स्ट देखते हैं 7000 BC या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो फ्रेंड्स देखिए, ये DSSB PGT का 2015 का क्वेश्चन है। DSSB PGT में ये 2015 में पूछ चुका है और यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल स्थिरीकरण की तिथि सामान्यतः मेहरगढ़ को छोड़कर 4000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तो भारत में नियोलिथिक नवपाषाण काल की स्थिरीकरण की अवधि कब मानी जाती है? तो 4000 ईस्वी पूर्व यानी कि 4000 BC मानी जाती है। मेहरगढ़ से प्राप्त तिथि लगभग 7000 BC ईस्वी पूर्व है। सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की जानकारी लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व ज्ञात थी। नवपाषाणकालीन स्थलों से कृषि की अतिरिक्त हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार भी प्राप्त होते हैं। नवपाषाणकालीन स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? कृषि तो प्राप्त हुआ है, कृषि के साथ साथ हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार भी मिले हैं। जैसे कि चिरांदपुरा स्थल से हिरण के सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ है। चिरांद से क्या मिला है? तो चिरांद नामक जगह से हिरण के हड्डियों के बनाए गए उपकरण का साक्ष्य मिला है और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। नवपाषाणकालीन लोग जो थे वो पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने का ठिकाना बना चुके थे, किंतु वे पूरी तरह से पाषाण निर्मित उपकरणों और शास्त्र पर निर्भर नहीं थे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार आबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? तो पूछ रहा है कि कौन से जगह पे नियोलिथिक हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार आबाधित रूप से दिखाई दिए थे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये भी DSSB PGT 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ केवल ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि चिरांद। अभी हमने पिछले व्याख्या में पढ़ा है कि चिरांद से नवपाषाण कालीन उपकरण और औजार मिले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही कथन है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सांभार प्रदेश में लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि है। यानी कि सांभार प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों कृषि योग्य बनाने की सूचना कब मिली है? ये भी DSSB PGT का 2015 का क्वेश्चन है। तो यह मिला है 7000 से 6000 BC ईस्वी की। यानी कि 7000 से 6000 BC में सांभार प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले कृषि योग्य बनाने की सूचना मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नियोलिथिक यानी कि कथन और कारण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कथन ए कह रहा है कि नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। और कारण आर है, कहता है कि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो कथन ए कह रहा है कि नियोलिथिक लोग जो थे वो अपने रहने के ठिकाने पहाड़ी प्रदेश से अलग बनाए थे। और नियोलिथिक लोग, दूसरा कथन कह रहा है, कारण कह रहा है कि नियोलिथिक लोग पत्थर के बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही विवरण है। यह बिल्कुल गलत कथन है। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। हमने पिछले व्याख्या में पढ़ा है कि नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने ठिकाने बना चुके थे। ये बिल्कुल सही गलत है। लेकिन नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर नहीं थे, बल्कि वो हड्डियों से बने उपकरण और औजार बनाते थे। हमने पढ़ा कि हिरण की हड्डियों से बने हुए औजार और उपकरण मिले हैं चिरांद नामक स्थल से, इसलिए यह कथन जो है यह बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि IVC में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7000 BCE तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था? तो यह ऑप्शन नंबर बी सही है। मेहरगढ़ से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये भी DSSB PGT का 2021 का क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहता है कि वर्तमान समय में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने पाया कि हड़प्पा काल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा का ज्ञान था। यानी कि बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के चिकित्सा और दंत चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त है, इसकी जानकारी मिली है। शारीरिक मानव विज्ञानी जिन्हें मिसौरी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर इंडिया क्यूसिना की परीक्षण ने उस समय खोज की जब वह पुरुषों में से एक से दांत साफ करा रहे थे। बाद में उसी क्षेत्र में किए गए शोध में पाया कि दांतों का 7000 ईस्वी पूर्व में डेंटिंग किया गया है, तकनीकी रूप से लिखित साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। मेहरगढ़ से ही धातु का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। धातु का पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। यहाँ से ताम्र निर्मित धारदार हथियार, एक ड्रिल तथा औजार प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से धातु का प्रमाण मिला है, ताम्र निर्मित धारदार हथियार मिला है, एक ड्रिल मशीन मिला है और एक औजार मिला है। तो ये सभी साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिला है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण डैश पर था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण किस पर था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण बलूचिस्तान प्रदेश में था, जहाँ की मेहरगढ़ में था। बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से धातु का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। और वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। DSSB PGT 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, तो बलूचिस्तान से हमें धातु का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया। अगला चैप्टर है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बने हैं उनको प्रश्नों को अब हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन इनमें क्या आता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पीय पुरास्थलों को उनके उत्खनन क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि हड़प्पा स्थल के जो भी शहरों को दिया गया है उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा है धोलावीरा और चौथा है हड़प्पा। तो इनका क्रमानुसार खोज जैसे जैसे हुआ है उसका क्रम सजाना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड, बताइए। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई, इसके बाद देखते हैं हड़प्पा के बाद किसकी खोज की गई? तो लोथल की खोज की गई, और लोथल के बाद कालीबंगा की खोज की गई, उसके बाद धौलावीरा की खोज की गई। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जैसे व्याख्या देखते हैं कि हड़प्पा की खोज कब की गई? तो 1921-22 में। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921-22 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। लोथल की खुदाई कब हुई थी? तो 1957-58 में लोथल की खुदाई होती। कालीबंगा की खुदाई कब हुई? तो 1961 में कालीबंगा की खुदाई हुई थी। और धौलावीरा की खुदाई 1990-91 में हुई थी। इसलिए सबसे पहले नंबर पर हड़प्पा, दूसरे पे लोथल, तीसरा कालीबंगा और चौथे नंबर पर धौलावीरा आएगा। ये सभी खुदाई स्थल कब हुई थी? खुदाई इन स्थलों की याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ देता है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें पूछने की संभावना बार बार बनी रहती है, इसलिए इन्हें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है।
क्वेश्चन आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। देखिए ये टीआरई बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई होगा। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पीजीटी का एग्जाम में पूछ चुका क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर जो है ये राइट होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या, हड़प्पा की विशिष्ट विशेषता कौन सी है पूछ रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन डी दे रखा था तो क्यों है। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं में नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, बृहद स्नानागार, अन्नागार, मुहरे यानी कि सील, आभूषण, सोने मन के आदि का हार, कला जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा से प्राप्त पाषाण निर्मित नर्तक नर्तकी की मूर्ति आदि मिली है, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। तो ये सभी विशेषता जो है ये हड़प्पा की ही विशेषता है। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो ये सभी ही विशिष्ट विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कस्बों को बड़े डैश ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। तो हड़प्पा कस्बों को किस में विभाजित किया गया था। तो हड़प्पा कस्बों को बड़े आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के कस्बे कैसे थे, तो आयताकार बने हुए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि हड़प्पा कस्बों को बड़े आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था और लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। यानी कि हड़प्पा कस्बे जो थे वो आयताकार ब्लॉक में विभाजित थे और 2 भागों में विभाजित थे। एक तो पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग जो था यह छोटा था और पूर्वी भाग बड़ा था। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर था, पूर्वी भाग निचले स्तर पर स्थित था। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, नेट एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये सब। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतने ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस और अधिक क्वेश्चंस लाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप सबको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।